नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स की सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज़ में करंट अफेयर्स की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है भारत की नई शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। वैसे तो ये टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इस शिक्षा नीति से 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। इसके साथ ही हमने वीडियो में शिक्षा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आयोग और समितियां हैं उनके विषय में भी महत्वपूर्ण तथ्यों को बताया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पूर्व वर्ष 1968 और 1986 में पहले भी शिक्षा नीति लागू की गई थी। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद यह तीसरी शिक्षा नीति है, जिसे 2020 में लागू किया गया है। भारत में प्रथम शिक्षा नीति 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लागू की गई थी। इस प्रथम शिक्षा नीति का सुझाव दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता वाले कोठारी आयोग ने दिया था। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली शिक्षा नीति जो भारत में लागू की गई थी उसका सुझाव किस आयोग या समिति ने दिया था। तो याद रखिएगा कोठारी आयोग अथवा कोठारी समिति। इस आयोग में कुल 17 सदस्य शामिल थे और इस आयोग की अध्यक्षता की थी दौलत सिंह कोठारी ने। पिछली शिक्षा नीतियों के विषय में भी इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के कार्यकाल में लागू हुई थी, जिसके अंतर्गत 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की दूसरी शिक्षा नीति किस मॉडल पर आधारित थी। तो याद रखिएगा 10+2+3। सर्व शिक्षा अभियान, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मध्याह्न भोजन और शिक्षा में आईटी का उपयोग, यह सभी दूसरी शिक्षा नीति के तहत ही लागू हुए थे। 1992 में दूसरी शिक्षा नीति में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधन भी किया था, यह बात भी याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली और दूसरी शिक्षा नीति में ये महत्वपूर्ण बातें थी जिनको हमने जाना। चलिए अब देखते हैं हमारी भारत की नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की 29 जुलाई 2020 को घोषणा की थी। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए जून 2017 में, यानी कि आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व, जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने मई 2019 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ढांचा तैयार किया। तो ये बातें याद रखिएगा, किसकी अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है। कस्तूरी रंगन जो इसरो प्रमुख हैं पूर्व। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है पुनः। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 10+2 मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल को लागू किया जाएगा। तो याद, आपको मैंने पीछे बताया कि दूसरी शिक्षा नीति में 10+2 के मॉडल को लागू किया गया था और तीसरी शिक्षा नीति में इस मॉडल को बदलकर 5+3+3+4 मॉडल को लागू किया जाएगा। शुरू के 5 साल की शिक्षा यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, कक्षा 1 और कक्षा 2 फाउंडेशन स्टेज के रूप में जानी जाएगी। इसके बाद अगले 3 वर्ष की शिक्षा यानी कि कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 की जो शिक्षा होगा, इनको प्रीपरेटरी के रूप में जाना जाएगा। ये कुछ स्टेजें बनाई गई हैं, तो याद रखिएगा। शुरू के जो 5 वर्ष की शिक्षा है वह फाउंडेशन स्टेज, इसके बाद की 3 वर्ष की जो शिक्षा है उन्हें प्रीपरेटरी के रूप में जाना जाएगा। इसके अगले 3 वर्ष की शिक्षा यानी कि कक्षा 6 से 8 तक को मिडिल स्टेज के रूप में जाना जाएगा, जिसे माध्यमिक शिक्षा के रूप में जाना जाता था। इसी को दोबारा इसी नाम से ही जाना जाएगा, मिडिल स्टेज के नाम से। देखिए, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की शिक्षा को सेकेंडरी स्टेज के रूप में जाना जाएगा। तो ये स्टेजें पूछी जा सकती हैं कि इन कक्षाओं से लेकर किन कक्षा तक कौन सी स्टेज मानी जाएगी।
तो इन सभी के विषय में याद रखिएगा। इसके अलावा अब छात्र छात्राओं को 9वीं कक्षा में ही विषय चुनने की आज़ादी होगी। 9वीं कक्षा में ही आप आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस कोई भी विषय चुन सकते हैं। अभी तक ये विषय 11वीं कक्षा में चुने जाते थे, अब 9वीं कक्षा से ही चुनने की आज़ादी होगी। कक्षा 5 तक की शिक्षा माध्यम में स्थानीय अथवा क्षेत्रीय अथवा मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो 5वीं तक की जो कक्षा की शिक्षा रहेगी उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे कोई बुंदेलखंड में पढ़ाई कर रहा है तो उसको बुंदेलखंडी भाषा में शिक्षा दी जाएगी। कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स एक तरीके के जैसे कोर्स होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिखाना, सिलाई कढ़ाई छात्राओं के लिए। इस प्रकार के जो भी कोर्स होते हैं वे सभी वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत आते हैं और ये कक्षा 6 से शुरू होंगे। शिक्षा के साथ साथ ये कोर्स हुनर उत्पन्न करते हैं छात्र छात्राओं में। आगे देखते हैं। 4 वर्ष की स्नातक डिग्री के बाद सीधे पीएचडी किया जा सकता है। इस शिक्षा नीति में एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि डायरेक्ट आप स्नातक की डिग्री कीजिए, उसके बाद पीएचडी वगैरह कर सकते हैं किसी भी विषय से। बीच में जो मास्टर डिग्री थी इसको ख़त्म कर दिया गया है, या उन्हीं 4 वर्षों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का कुल 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब जो भी शिक्षा पर खर्च होगा जीडीपी का 6% उसका लक्ष्य खर्च करने का रखा गया है। वर्तमान में कुल जीडीपी 4.43% है, यह भी याद रखिएगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2030 तक 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रश्न बन सकता है आगे आने वाली परीक्षाओं में, तो याद रखिएगा 2030 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि 3 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान की जाए। आगे देखते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में 2030 तक GIR 100%, माध्यमिक शिक्षा में एजुकेशन फॉर ऑल और उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GIR का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रोथ करने का लक्ष्य रखा गया है और स्कूली शिक्षा में 2030 तक GIR 100% का लक्ष्य रखा गया है। तो दोनों बातें याद रखिएगा। इसके अलावा छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा, परख के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए इस मानक निर्धारक निकाय के रूप में इसको तैयार किया जाएगा। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इस टॉपिक से। आगे देखिए। UGC, AICTC, NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये प्रश्न ज़रूर पूछा जा सकता है, इसके आने की बहुत संभावना रहेगी। और नई शिक्षा नीति में स्नातक शिक्षा ग्रहण करने के दौरान अगर पहले वर्ष में कोई शिक्षा छोड़ देता है तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दूसरे वर्ष में अगर शिक्षा छोड़ता है तो डिप्लोमा दिया जाएगा और तीसरे वर्ष में शिक्षा छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, याद रखिएगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित थी। इन पर प्रश्न ज़रूर बनेंगे। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयोग और समितियां हैं, इनके विषय में भी देख लेते हैं। आज़ादी के बाद 1948-1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। उच्च शिक्षा के उद्देश्य के लिए इस आयोग का गठन हुआ था, यानी उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए इस आयोग का गठन हुआ था, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण आयोग था माध्यमिक शिक्षा आयोग। 1952-1953 में यह आयोग गठित हुआ था। सितंबर 1952 में भारत सरकार ने डॉक्टर AL स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। इस आयोग को मुदलियार आयोग के रूप में भी जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा। इस आयोग ने अगस्त 1953 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा पर 2 समितियां और भी गठित हुई थी, जिनमें एक आज़ादी से पहले की है नरेंद्र देव समिति और एक आज़ादी के बाद भी इसी नाम से समिति गठित हुई थी। दोनों के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं।
माध्यमिक शिक्षा पर 2 नरेंद्र देव समितियां गठित हुई थीं, जिनमें पहली नरेंद्र देव समिति का स्थापना 1939 यूपी में की गई थी। इस समिति ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 7 सुझाव सुझाए थे, यानी कि माध्यमिक शिक्षा में जो कमियां थीं उनके विषय में इन्होंने सुझाव दिए थे कि इन कमियों को दूर करना है। जबकि माध्यमिक शिक्षा पर दूसरी नरेंद्र देव समिति का गठन 1952-53 में किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा प्रणाली इसी समिति की देन है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, उत्तर प्रदेश से संबंधित भी है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ आज़ादी से पूर्व के भी शिक्षा से संबंधित आयोग हैं, जिनके विषय में हमारी जो आधुनिक भारत की सीरीज चल रही है उसमें कवर करेंगे। चलिए अभी यहाँ देखते हैं अगली रिपोर्ट और समिति के विषय में। राममूर्ति रिपोर्ट, यह 1990 में आई थी, दी गई थी राममूर्ति कमीशन के द्वारा। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सत्ता में आते ही प्रोफेसर राममूर्ति आयोग का गठन किया था, जिसने 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को और अधिक बेहतर बनाने के सुझाव दिए थे। यानी कि 1986 में जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था, चलाया गया था, योजना चलाई गई थी, उसको और अधिक बेहतर बनाने के इन्होंने सुझाव दिए। 1990 में यह रिपोर्ट पेश की थी, जिसकी अध्यक्षता राममूर्ति द्वारा की गई थी, प्रोफेसर राममूर्ति, और इसी वजह से इस रिपोर्ट का नाम राममूर्ति रिपोर्ट रखा गया। आगे देख लेते हैं जनार्दन रेड्डी रिपोर्ट के विषय में। 1992 में यह रिपोर्ट तय हुई थी, दी गई थी। इस रेड्डी आयोग ने अनुसूचित जाति जनजाति को शिक्षित करने एवं नवोदय विद्यालय को हर जिले में बनाने की बात कही थी। कि अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं और चर्चाओं में भी है यह शिक्षा नीति। इस वजह से शिक्षा से जुड़ी जो भी समितियां, आयोग हैं, इनके विषय में परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। इस वजह से इस वीडियो में मैंने सभी जितने भी आयोग और समितियां उनको रखा है। चलिए आगे देख लेते हैं अगली समिति के विषय में। TR सुब्रमण्यम समिति की रिपोर्ट, यह मई 2016 में दी गई थी। सुब्रमण्यम समिति ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन करने की बात कही। इस समिति ने आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों को आरक्षण देने की बात कही थी। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम आप लोगों को सभी को जानकारी होगी, 2009 में लागू हुआ था, जिसे RTE के नाम से जाना जाता है। कि इसके विषय में भी 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE का प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को रखा गया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इसका प्रस्ताव जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम का राज्यसभा में रखा गया था। बाद में राज्यसभा और लोकसभा यानी संसद से पास होने के बाद 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, यानी राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है। उसके बाद यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।